ભાવનગરના સૌ સ્વજનોને નવરાત્રિની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. સૌથી પહેલા તો મારે ભાવનગરની ક્ષમા માગવી છે. હું ભૂતકાળમાં ક્યારે આટલા બધા સમય પછી ભાવનગર આવ્યો હોઉં એવી આ પહેલી ઘટના છે. વચ્ચે આવી ન શક્યો એટલા માટે ક્ષમા માંગુ છું. અને છતાંય આજે આપે જે આશીર્વાદ વરસાવ્યા છે, જે પ્રેમ વરસાવ્યો છે, એને હું ક્યારેય નહીં ભૂલી શકું. દૂર દૂર સુધી મારી નજર જાય છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં અને એ પણ આવી ગરમીમાં આપને શત શત નમન કરું છું. આજે મારી ભાવનગરની મુલાકાત એક વિશેષ છે. एक तरफ देश जहां आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है, वहीं इस साल भावनगर अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूरे करने जा रहा है. 300 वर्षों की अपनी इस यात्रा में भावनगर ने सतत विकास की, सौराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है. इस विकास यात्रा को नए आयाम देने के लिए आज यहां करोड़ों रुपयों के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. ये प्रोजेक्ट भावनगर की पहचान को सशक्त करेंगे, सौराष्ट्र के किसानों को सिंचाई की नई सौगात देंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देंगे. रीजनल साइंस सेंटर के बनने से शिक्षा और संस्कृति के शहर के रूप में भावनगर की पहचान और समृद्ध होगी. इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई. भाइयों और बहनों, जब भी मैं भावनगर आया हूं तो एक बात जरूर कहता रहा हूं. बीते 2.5-3 दशकों में जो गूंज सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद की रही है, वही गूंज राजकोट, जामनगर और भावनगर की होने वाली है. सौराष्ट्र की समृद्धि को लेकर मेरा विश्वास इसलिए प्रगाढ़ रहा है क्योंकि यहां उद्योग, खेती, पर्यटन, इन तीनों के लिए ही अभूतपूर्व संभावनाएं हैं. आज का ये कार्यक्रम इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ते डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक जीता जागता सबूत है. भावनगर समंदर के किनारे बसा जिला है. गुजरात के पास
देश की सबसे लंबी कोस्टलाइन है, लेकिन आजादी के बाद कई दशकों में तटीय विकास पर उतना ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से ये विशाल कोस्टलाइन एक तरह से लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। समंदर का खारा पानी यहां के लिए अभिशाप बना हुआ था। समंदर के किनारे बसे गांव के गांव खाली हो गए थे। लोग यहां वहां पलायन करने लगे थे। कितने ही नौजवान सूरत जाते थे, वहां एक ही कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। ये स्थिति बहुत दुखद थी। साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात की कोस्टलाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया। रोजगार के अनेक नए अवसर खड़े किए। गुजरात में हमने अनेकों पोर्ट्स विकसित किए, बहुत से पोर्ट्स का आधुनिकीकरण कराया। गुजरात में आज 3 बड़े एलएनजी टर्मिनल है, पेट्रोकेमिकल हब्स है, और देश में गुजरात पहला राज्य था जहां पहला एलएनजी टर्मिनल बना था। राज्य के तटीय इलाकों में हमने सैकड़ों कोस्टल इंडस्ट्री डेवलप की, छोटे बड़े अनेक उद्योग विकसित किए। उद्योगों की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए हमने कोल टर्मिनल्स का नेटवर्क भी तैयार किया है। आज गुजरात के तटीय इलाकों में अनेक पावर प्लांट्स जो केवल गुजरात ही नहीं, पूरे देश को ऊर्जा देते हैं। हमारे मछुआरे भाई बहनों की मदद के लिए हमने फिशिंग हार्बर्स बनवाए, फिश लैंडिंग सेंटर्स और फिश प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दिया। फिशिंग हार्बर का जो मजबूत नेटवर्क हमने तैयार किया है, उसका भी निरंतर विस्तार किया जा रहा है, उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव के जंगलों का विकास करके हमने कोस्टल इकोसिस्टम को और सुरक्षित बनाया है और मजबूत बनाया है। और उस समय भारत सरकार में जो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान के तटीय राज्यों को गुजरात से मैंग्रोव का विकास कैसे हो सकता है, ये सीखना चाहिए। ये काम आप सबके सहयोग से गुजरात में हुआ है। हमने एक्वाकल्चर को भी निरंतर बढ़ावा दिया। गुजरात देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां सीवीड की खेती को लेकर बड़े प्रयास हुए हैं। आज गुजरात की कोस्टलाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार का माध्यम भी बनी है। आज गुजरात की कोस्टलाइन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन इकोसिस्टम उसका पर्याय बनकर के उभर रही है। हमने सौराष्ट्र को भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का प्रयास किया। गुजरात और देश की ऊर्जा, उसकी जो जरूरतें हैं, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए, आज ये क्षेत्र
उसका बड़ा हब बन रहा है। अब तो सौर ऊर्जा के भी अनेक प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में लग रहे हैं। पालीताना में आज जिस सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, उससे क्षेत्र के अनेक परिवारों को सस्ती और पर्याप्त बिजली मिल पाएगी। एक समय था, जो आज 20-22 साल के होंगे ना, उनको तो इन बातों का पता भी नहीं होगा। यही हमारे गुजरात में एक समय था जब शाम को खाना खाने के समय अगर बिजली आ गई तो खुशी का दिन होता था। और मुझे याद है, मैं मुख्यमंत्री बना, पहले दिन से लोग कहते थे कि कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ऐसा तो करो। वो सारे दुख वाले दिन चले गए दोस्तों। आज यहां पर्याप्त बिजली के कारण बिजनेस के नए अवसर यहां बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धौलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है, उसका लाभ भी भावनगर को मिलने वाला है। क्योंकि एक प्रकार से वो भावनगर का पड़ोसी इलाका डेवलप हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। भाई और बहनों, भावनगर आज पोर्ट लेड डेवलपमेंट के एक अहम सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। इस पोर्ट की देश भर के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। मालगाड़ियों के लिए अलग से जो ट्रैक बिछाया जा रहा है, उससे भी ये पोर्ट जुड़ेगा और दूसरे हाईवे, रेलवे नेटवर्क से भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये कनेक्टिविटी की परियोजनाओं को और नया बल देने वाली है। यानी भावनगर का ये पोर्ट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा और रोजगार के सैकड़ों नए अवसर यहां बनेंगे। यहां भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यापार कारोबार का विस्तार होने वाला है। ये बंदरगाह गाड़ियों की स्क्रैपिंग, कंटेनर उत्पादन और धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे बड़े प्रोजेक्ट की भी जरूरतों को पूरा करेगा। इससे यहां नए रोजगार बनेंगे, स्वरोजगार की संभावनाएं बनेगी। साथियों, अलंग को दुनिया के बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में से एक के लिए जाना जाता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको अलंग का पता न हो। केंद्र सरकार ने जो नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, यानी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए जो नीति बनाई है, वो जब लागू होगी, मैं साथियों दावे से कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का सबसे पहले और सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिलने वाला है तो आप लोगों को मिलने वाला है। इसका कारण है, अलंग के पास तो स्क्रैपिंग से जुड़ी विशेषज्ञता है,
बड़े बड़े जहाजों को तो कैसे स्क्रैप किया जाता है, उसकी उनको जानकारी है। ऐसे में जहाजों के साथ साथ दूसरे छोटे वाहनों की स्क्रैपिंग का भी देश का ये बड़ा सेंटर बन सकता है। भावनगर के मेरे होनहार उद्यमियों को मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो विदेशों से भी ये छोटी छोटी गाड़ियां लाकर उन्हें यहां स्क्रैप करने का काम भी शुरू कर देंगे। साथियों, यहां जहाजों को तोड़कर जो लोहा निकलता है, अभी तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसका बड़ा उपयोग होता है। हाल ही में हमने देखा है कि कंटेनरों के लिए किसी एक ही देश पर अति निर्भरता से कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। भावनगर के लिए ये भी एक नया अवसर है और बड़ा अवसर है। एक तरफ वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ दुनिया भी कंटेनर्स के मामले में भरोसेमंद सप्लायर की तलाश में है। पूरी दुनिया को लाखों कंटेनर की जरूरत है। भावनगर में बनने वाले कंटेनर आत्मनिर्भर भारत को भी ऊर्जा देंगे और यहां रोजगार के अनेक अवसर भी बनाएंगे। साथियों, जब मन में लोगों की सेवा का भाव हो, परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ति हो, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना संभव होता है। सूरत से भावनगर आने जाने वाली गाड़ियों की क्या स्थिति होती थी, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। घंटों का सफर, सड़क हादसे, पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितनी सारी मुश्किलें थी। अब जीवन पर संकट भी कम हुआ, किराए भाड़े का पैसा और समय भी बच रहा है। तमाम अड़चनों के बावजूद हमने गोगा दहेज फेरी शुरू करके दिखाई, इस सपने को पूरा किया। गोगा हजीरा रोरो फेरी सर्विस से सौराष्ट्र और सूरत की दूरी लगभग 400 किलोमीटर से घट करके 100 किलोमीटर से भी कम हो गई। बहुत ही कम समय में इस सेवा से लगभग 3 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। 80,000 से अधिक गाड़ियों को यहां से वहां पहुंचाया गया है और इसी साल अब तक 40 लाख लीटर से अधिक पेट्रोल डीजल की बचत हुई है। मतलब उतने पैसे आप लोगों की जेब में बचे हैं। आज से तो इस रूट पर बड़े जहाजों के लिए भी रास्ता साफ हुआ है। साथियों, आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी सेवा इस क्षेत्र के सामान्य जनों, किसानों और व्यापारियों की हुई है। लेकिन इतना सब कुछ बिना किसी शोर शराबे के, बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे पैसे बर्बाद किए बिना ये सारे काम हो रहे हैं साथियों। क्योंकि हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं। ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। इसी सेवा भाव के कारण ही इतना प्यार, इतना आशीर्वाद निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। साथियों,
हमारे प्रयासों से इस क्षेत्र में सिर्फ आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, उतनी ही सुविधा हुई ऐसा नहीं, लेकिन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। अपनी समुद्री विरासत को सहेज कर उसको पर्यटन की ताकत बनाने पर गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हो रहा है। लोथल में बनने वाला मैरीटाइम म्यूजियम शायद आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है, दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह लोथल ये हमारी गुजरात की धरती पर है, ये हमारे भावनगर के किनारे पर है। लोथल हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसको पूरी दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए बहुत परिश्रम किया जा रहा है। लोथल के साथ वेलावदर नेशनल पार्क में इको टूरिज्म से जुड़े सर्किट का लाभ भी भावनगर को होने वाला है। विशेष रूप से छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे कारोबारी है, व्यापारी है, उनको विशेष लाभ होने वाला है। भाई और बहनों, सौराष्ट्र में किसानों और मछुआरों दोनों के जीवन में पिछले 2 दशकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब जानकारी के अभाव में अक्सर मछुआरों का जीवन खतरे में पड़ जाता था। जब मैं यहां मुख्यमंत्री था तब मछुआरों को एक लाल रंग की बास्केट दी गई थी, जिसमें अलग अलग बटन लगे थे। दुर्घटना की स्थिति में बटन दबाने पर कोस्ट गार्ड के ऑफिस में सीधा अलर्ट पहुंच जाता था, जिससे तुरंत सहायता पहुंचाना संभव हो पाता था। इसी भावना को 2014 के बाद पूरे देश के लिए हमने विस्तार किया है। मछुआरों की नावों को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी दी। किसानों की तरह ही मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए। साथियों, आज मुझे बहुत संतोष होता है जब सौनी योजना से हो रहे बदलाव को मैं देखता हूं। मुझे याद है, मैंने जब सौनी योजना की बात कही थी तो हमारे सौराष्ट्र में मैंने राजकोट में आकर के इसकी शुरुआत की थी। सारे मीडिया वालों ने लिखा था कि देखो चुनाव आया इसलिए मोदी जी ने घोषणा कर दी, चुनाव जाएगा भूल जाएंगे। लेकिन मैंने सबको गलत सिद्ध कर दिया। आज सौनी योजना नर्मदा मैया को लेकर के उसे जहां जहां पहुंचाने का संकल्प किया था, तेज गति से पहुंच रही है। भाइयों, हम वचन के पक्के लोग हैं, हम समाज के लिए जीने वाले लोग हैं। साथियों, इस सौनी परियोजना का इसका एक हिस्से का लोकार्पण आज होता है और दूसरे हिस्से पर काम शुरू होता है। हम काम रुकने नहीं देते। आज भी जिस हिस्से का लोकार्पण हुआ है उससे भावनगर और अमरेली जिले के अनेक डैम तक पानी पहुंच रहा है। इसे भावनगर के गारियाधार, जेसर और महुआ तालुका और अमरेली जिले के राजूला और खांबा तालुका अनेक गांवों के किसानों को लाभ होने वाला है। भावनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली, बोटाद, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, इन जिलों के सैकड़ों गांवों और दर्जनों शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए भी आज काम नए सिरे से जोड़ा गया है। भाइयों और बहनों, अभाव को दूर करना और जो विकास में पीछे छूट गया
उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाना, ये डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है। गरीब से गरीब को जब साधन मिलते हैं, जब सरकार उनको संसाधन देती है, तो वो अपनी तकदीर बदलने में जुट जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है और गरीबी से लड़ाई लड़के गरीबी को परास्त करता है। गुजरात में हम अक्सर गरीब कल्याण मेले का आयोजन करते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान यहां भावनगर में एक बहन को मैंने 3 पहिए वाली साइकिल दी थी, दिव्यांग बहन थी। तो उसने मुझे क्या कहा, आप देखिए मिजाज देखिए भावनगर के लोगों का, गुजरातों का स्पिरिट देखिए। मुझे बराबर याद है, उस बहन ने कहा कि मुझे तो साइकिल चलाना आता नहीं है, मुझे तो इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल दीजिए। ये मिजाज है मेरे गुजरात का, ये मिजाज है मेरे भावनगर का। और ये जो विश्वास था, उस बहन के मन में जो भरोसा था, वो भरोसा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है भाई। गरीबों की यही सपने, यही आकांक्षाएं मुझे निरंतर काम करने की ऊर्जा देती है। आपके आशीर्वाद से ये ऊर्जा बनी रहे और निरंतर आपका प्यार बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आज ये जरूर कहूंगा कि मुझे आने में कुछ साल लग गए, मैं देर से आया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया हूं। पिछले सालों का जो बकाया था वो भी लेकर के आ गया हूं। અને આમાં ભાવનગરનો તો મારી પર અધિકાર છે ભાઈ। તમે ભાવનગર આવો અને નરસિંહ બાબાના ગાંઠિયા, દાસના પેડા, અને જ્યારે ગાંઠિયા યાદ કરું એટલે મને મારા હરિસિંહ દાદા યાદ આવે। बहु वर्षों पहला हूँ नानो कार्यकर्ता तरीके, त्यारे तो हूँ राजकारण में नहोतो, मने गांठिया खावानुं कोई शीखवाड्युं होय तो हरिसिंह दादाए शीखवाड्युं कि जारे आवे अमदावाद तो गांठिया लेता आवे, अमे संघ कार्यालय रहीए, ये अमारी चिंता करे। अने आजे ज्यारे भावनगर आवुं ત્યારે નવરાત્રીનું વ્રત ચાલે એટલે હમણાં તો બધું નકાબું, પણ છતાંય ભાવનગરના ગાંઠિયા દેશ અને દુનિયામાં વખણાય। આ નાની સૂની વાત નથી દોસ્તો, આ ભાવનગરની તાકાત છે। સાથીઓ, આજે વિકાસના અનેક પ્રકલ્પ લઈને હું આવ્યો છું, અનેક પરિયોજનાઓ લઈને આવ્યો છું। આ ભાવનગરની યુવા પેઢીનું ભવિષ્ય નિશ્ચિત કરનારી યોજનાઓ છે। ભાવનગરના ભવિષ્યને 4 ચાંદ લગાવનારી યોજનાઓ છે। કોઈ કલ્પના નહીં કરે એ તેજ ગતિથી ભાવનગર વિકસે એના માટેની આ યોજનાઓ છે। અને એનો લાભ આખા સૌરાષ્ટ્રને મળશે, આખા ગુજરાતને મળશે અને દેશને પણ એના ફળ ચાખવા મળવાના છે। ભાઈઓ બહેનો, આપે જે પ્રેમ વરસાવ્યો છે, જે આશીર્વાદ વરસાવ્યા છે, આટલી વિરાટ સંખ્યામાં આપ પધાર્યા છો, હું અંતઃકરણપૂર્વક આપનો આભાર માનું છું। મારી સાથે બંને હાથ ઉપર કરીને પૂરી તાકાતથી બોલો, ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।